अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस्लाम वे ऑफ लाइफ हम जो कहते हैं, मुझे याद नहीं है, शुरू में शायद मैंने एक क्वेश्चन पूछा होगा आप लोगों ने, अक्सर मैं क्लास में पूछता हूँ कि इस्लाम के बारे में बताइए, आप लोग इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं, या फिर अभी जो नज़रियात आप लोगों ने पढ़े हैं उसके बाद में अब ये सवाल बनता है कि इस्लाम भी उन नज़रियात के टक्कर का है या नहीं है। मतलब उन नज़रियात में जो जो चीज़ें वो नज़रिया बता रहा है, लोगों को कन्विंस कर रहा है ये बात मानने के लिए, और उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर रहा है जिसे वो मानते आ रहे हैं, उससे बेटर लाइफ। तो क्या इस्लाम के अंदर वो सलाहियत पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, और उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, क्या चीज़ बुनियाद होगी, क्या चीज़ बुनियाद नहीं होगी। तो इस्लाम वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का रास्ता। तो आज इस पे बात करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। आप लोगों ने वो चीज समझी होगी कि आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहला जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसमें यही चीज समझाई गई थी कि नजरिया किसे कहते हैं। तो आप में से कोई भी माइक ऑन करे और बताएं जरा, नजरिया किसे कहते हैं, आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। जी, माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग, कोई भी बताएं, नजरिया या आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो, क्लासेस अटेंड करी हैं तो यकीनन पता होना चाहिए, सबसे पहली जो रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करी थी आप लोगों को आइडियोलॉजी पे, वो आइडियोलॉजी पे ही थी। कुछ भी एक दो वर्ड में बताइए जरा, क्या होता है नजरिया, जो आप लोग समझते होंगे। परसेप्शन अबाउट समथिंग सर। आप परसीव करते हो किसी चीज को। ओके, ठीक है। देखिए, उस वीडियो में यही चीज बताई थी जो अभी जोया सैफी साहिबा ने बताई है, कि उसमें एक मिसाल दी थी, उससे बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी कि जो पिरामिड्स है इजिप्ट के, उसे देखकर अलग अलग लोग वहां पर सयाह यानी ट्रेवलर्स आ रहे हैं देखने के लिए, उसे वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और उसके बारे में एक राय कायम कर रहे हैं। एक इंसान आता है, वो आके कहता है कि किस तरह जिस बादशाह ने इसको बनाया होगा, जिन लोगों ने इसको बनाया होगा, उन लोगों ने किस तरह अवाम के हुकूक मार कर इसमें इतने सारे पत्थर इकट्ठे किए और ये एक इमारत बना दी। एकदम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है। उन लोगों के खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके उनसे लूट के और ये एक इमारत खड़ी कर दी, इतने बड़े पिरामिड्स बना दिए हैं। तो उसको हम साफ समझ सकते हैं, कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिज्म को जो मानने वाले हैं। फिर एक साहब आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कितनी आलीशान पिरामिड्स है, कितनी आलीशान बिल्डिंग है हमारे देश में, और हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे देश के अंदर ये चीज़ मौजूद है। वो किसी और नज़रिए के मानने वाला होगा। तो अलग अलग परसेप्शन से उस पिरामिड को देख रहे हैं लोग, और उसके बाद में वो जो राय कायम कर रहे हैं, उस राय की बुनियाद पर हम या आप या कोई भी ये बता सकता है कि इस इंसान की आइडियोलॉजी क्या है। तो उनमें आइडियोलॉजीज को डिटेल में आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, जो वीडियोज अब तक आप लोगों को प्रोवाइड करी गई हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज ये थी कि उस आइडिया की एक न्यूक्लियस होता है। मिसाल के तौर पे कम्युनिज्म को ही लें हम, कार्ल मार्क्स के जो भी नजरियात हैं, कम्युनिज्म हो या फिर मार्क्सिज्म हो, उनका लगभग जो न्यूक्लियस है वो एक ही है। कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि दुनिया में मजदूरों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, और मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है, और मजदूरों को उससे दूर रखा जाता है, उसकी सही मजदूरी नहीं दी जाती है, और अमीर लोग पैसा लूट लूट कर अपने घर, मकान, बिल्डिंग, सड़क सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन गरीबों के हिस्से में वही झुपड़पट्टी और गंदे नाले के पास में उनकी जमीन आती है। फिर और आगे की बात कहते हैं कि लोगों को दो धड़ों में वो डिवाइड करके रख देते हैं, एक नदी के उस पार और एक नदी के इस पार। जो नदी के उस पार हैं वो लोग पिछड़े इलाके के हैं, पिछड़े लोग हैं, और इस पार जो लोग रह रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत बेहतरीन है, घरों में एयर कंडीशन है, घूमने के लिए गाड़ियां हैं। लेकिन नदी के उस पार जो मजदूर तबका है, वो एकदम गरीब, लुटा पिटा, जिसके पास दो वक्त के खाने के लिए भी पैसा नहीं होते हैं, दो वक्त के खाने के लिए भी खाना नहीं है या पैसा नहीं है।
तो उसकी सेंट्रल थीम या फिर उसके न्यूक्लियस हम कह सकते हैं, तो वो ये बन रही है कि मनी इज एवरीथिंग। आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी होगी, अभी आइडियोलॉजी पे ही बात करते हैं। तो एक मिसाल दी है मैंने कि कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म या फिर कार्ल मार्क्स का नजरिया ये था, उसमें एक सेंट्रल थीम थी, एक न्यूक्लियस था। तो इस्लाम में भी वैसा होना चाहिए। तो किसी भी आइडियोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियस ही है, कि सेंट्रल क्या है, किस चीज को बेस बनाया जा रहा है। दूसरी चीज है हिस्ट्री। आइडियोलॉजी के लिए अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी एक मिसाल भी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पर बहुत अच्छे से मिसाल दी जाती है कि हमारा वैदिक एज गुजरा है। हमारा पुराना जो जमाना था वो ऐसा था जिसमें हम लोग हुकूमत करते थे, और मुसलमान बीच में आए, उन लोगों ने ये काम किया हमारे साथ। तो अब हम इस तरह का इंसान चाहते हैं जो इन सारी चीजों से पाक हो और वो पूरी तरह आजाद हो। लेकिन उनका मतलब कुछ और है। लेकिन मैं आइडियोलॉजी के उसमें बात कर रहा हूँ, तो उनका बयानिया, उनका नैरेटिव ये है। तो एक हिस्ट्री बयान करते हैं, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची हो। अगर किसी की हिस्ट्री नहीं है तो वो हिस्ट्री घड़ते हैं, हिस्ट्री है तो उसको इंटरप्रिटेशन ऐसा करते हैं कि उसे आइडियोलॉजी बना देते हैं जबरदस्ती, हालांकि वो आइडियोलॉजी का चाहे पार्ट ही ना हो। उसके बाद में है आइडियल वर्ल्ड। तो कार्ल मार्क्स की ही फिर से मिसाल लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे उसी भी बात करी थी। कार्ल मार्क्स का जो आइडियल वर्ल्ड था, या फिर जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि एक स्टेटलेस सोसाइटी हो। मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें हर फर्द आजाद हो, स्टेट भी पूरी तरह आजाद हो, मतलब स्टेट का कोई तस्वुर ही ना हो, हर इंसान इस तरह आजाद हो। इसी तरह जो दूसरे नजरियात है आप लोगों ने वो देखे होंगे, तो उनमें भी उनका कुछ ना कुछ आइडियल वर्ल्ड था, जो कुछ वो चाहते थे। फेमिनिज्म में देख सकते हैं कि वो सीज द सोसाइटी, वो इस तरह दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, मतलब खासकर मर्दों पे ऐसे हुकूमत करना चाहते हैं जैसे पास्ट में या फिर वेस्ट में औरतों पर हुकूमत की है। इवन दो 1920 तक भी वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह के सेमिनार्स होते थे जिनमें ये बात करी जाती थी कि औरत इंसान है भी या नहीं भी है, उसके अंदर सोल है या नहीं है, उसके अंदर रूह है या नहीं है, वो जस्ट एक मटेरियल है हमारे लिए। तो ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो आज के टाइम पे जो लोगों को बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर देते हैं इस्लाम के नाम पे भी, उनकी ये हालत थी अभी तक। 1920-25 तक उनके यहाँ इस तरह के सेमिनार्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस होती थी जिसके अंदर इस तरह के टॉपिक्स पर गुफ्तगू होती थी, बातचीत होती थी। तो आइडियोलॉजी के बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो उसका एक न्यूक्लियस क्या है, किस बेस पर वो खड़ा है, दूसरा उसकी हिस्ट्री है या नहीं है, अगर किसी की हिस्ट्री नहीं है तो वो किस तरह का आइडियल वर्ल्ड दे सकता है। एक मिसाल देनी पड़ती है कि देखिए हम भाई ऐसी सोसाइटी चाहते हैं, हम ऐसा इंसान चाहते हैं, हम ऐसा ऐसी औरत चाहते हैं, मतलब औरत सोसाइटी में ऐसी हो। तो जिसकी हिस्ट्री नहीं है, जिस आइडियोलॉजी में हिस्ट्री नहीं है, तो वो तो ऐसी ही नाकाम है। तो आइडियल वर्ल्ड क्या दिखाएगी, अगर दिखाएगी तो वो फिर से हिस्ट्री का मिस इंटरप्रिटेशन करेगी इंसानों के सामने, और उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगी। तो 6-7 जो भी नजरियात आप लोगों को पढ़ाए गए, उनमें कहीं ना कहीं आप लोग अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी हिस्ट्री मौजूद है, किसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। तो मार्क्सिज्म का क्या मामला था। मार्क्सिज्म में सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई इकोनॉमी, यानी माश, पैसा ही सब कुछ है, उसके अलावा इंसान की रूह है नहीं है। तो इन सारी चीजों पे उनके यहाँ गुफ्तगू ही नहीं है। कार्ल मार्क्स को अगर पूरा पढ़ डालें तो उनके अंदर उनकी पूरी मतलब मेहनत जिंदगी की एक पैसे के ही इर्द गिर्द घूमती है कि अमीरों ने गरीबों के ऊपर जुल्म किया है। तो ये एक उनका एक यूटोपिया से वो लोग हिस्ट्री लाते हैं और एक स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं। तो ये वही चीज है जो पीछे गुजर चुकी है, ये इसका न्यूक्लियस है, इकोनॉमी, इसी के इर्द गिर्द इसकी पूरी आइडियोलॉजी घूमती है। हिस्ट्री में वो यूटोपिया बताते हैं कि ऐसा एक स्टेट रह चुकी है, पुराने जमाने में स्टेटलेस सोसाइटी थी, और जो ये लोग चाहते हैं अभी, उसका कहना यह है कि स्टेटलेस सोसाइटी इनका असल टारगेट है। फेमिनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, फेमिनिज्म में क्या है, एब्सोल्यूट फ्रीडम, मुकम्मल आज़ादी। यकीनन आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन एक सोसाइटी जिसके अंदर हम रह रहे हैं, एक रिलीजन जिसके अंदर जिसको हम मानते हैं, क्या उससे बियॉन्ड हो सकती है, उससे बिल्कुल उसको भी फलांग कर क्या सोसाइटी मतलब फ्रीडम हो सकती है। सोसाइटी को भी देखा जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हम उसी के हिसाब से घुट घुट के जिए, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम, किसी भी चीज को सामने ही ना रखा जाए, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है।
हिस्ट्री क्या है कि वो हिस्ट्री ये बताते हैं कि देखिए खवातीन को सप्रेस किया गया है, दबाया गया है हिस्ट्री में, उनके साथ ये मजालिम किए गए हैं, इसलिए अब औरत ये चाहती है कि दबेगी नहीं, और अब उनका जो आइडियल वर्ल्ड है वो है सीज द कल्चर, वो कल्चर के ऊपर काबिज होना चाहते हैं। जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ है हिस्ट्री में, वैसा ही सलूक वो अब मर्दों के साथ करना चाहते हैं, उनका मानना ये है। एक और मिसाल ले लेते हैं इंडियन फैसिज्म की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखा हो तो लिंक अभी भी अवेलेबल है इंडियन फैसिज्म की। इंडियन फैसिज्म की क्या है, इसका न्यूक्लियस ये है कि एब्सोल्यूट पावर, सबसे ज्यादा ताकतवर हम ही हैं या फिर हम ही बने, उसके अलावा कोई और ताकतवर नहीं होना चाहिए। वही जो पीछे मैंने इस पे बात कर चुका हूँ, वैदिक एज से वो अपनी हिस्ट्री लाते हैं निकाल के कि देखिए हिंदुओं का ये ओरिजिनल हिस्ट्री रही है, और हम इसी तरह की अपना न्यू मैन चाहते हैं। न्यू मैन मतलब हर हमारा इंसान ऐसा ही हो, मतलब हमारे इंसान से मतलब हिंदू, हर हिंदू ऐसा होना चाहिए जैसा वैदिक एज में था, इस तरह बनाना चाहते हैं। ये भी एक कह सकते हैं कि आम ख्याली से अलावा से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो और भी नजरियात के इसी तरह के हम देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। उसका एक न्यूक्लियस है, उसकी एक हिस्ट्री है, और उसकी एक आइडियल वर्ल्ड है। तो इसी तरह नजरियात दुनिया को दुनिया में बयान किए जाते हैं, और दुनिया को वो अपने हिसाब से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी। इस्लाम एक नजरिया है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। इस्लाम का जो न्यूक्लियस होगा वो तौहीद होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ना पैसा बनेगा कभी, ना एब्सोल्यूट फ्रीडम बनेगी, ना कभी एब्सोल्यूट पावर बनेगा। तो जितने भी नजरियात हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल अलग अलग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। लेकिन इस्लाम की आइडियोलॉजी होगी जो, उसमें जो न्यूक्लियस होगा, उसमें जो सेंट्रल होगा, वो तौहीद है। तौहीद का मतलब यह है कि इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के लिए सरेंडर कर दे, और अल्लाह ताला को अपना क्रिएटर जो वाकई में है, अपना क्रिएटर माने। अब उसी की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताए दुनिया किस तरह चलेगी या हम किस तरह चलेंगे। हम अचानक से उठ के ये कहने लग जाए कि हमें एब्सोल्यूट आज़ादी चाहिए, लेकिन ये बात एक हद तक तो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन एक हद तक जब आगे बढ़ेगी बात तो गलत वे में चली जाएगी। तो तौहीद के जब हम दायरे में रखेंगे इसको कि हमारा क्रिएटर है एक, हमारा खालिक है एक, हमारा एक मालिक है, तो वो हमें बताएगा कि हमें कितनी आज़ादी है, कितनी आज़ादी नहीं है किसी काम को करने में, किसी काम को नहीं करने में। उसी तरह जो दूसरे नजरियात हैं कि पैसा, माश, यही सब कुछ है, उसका कहना यह है कि लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें, ईश्वर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि मेहनत करोगे तो मिलेगा पैसा। अगर मेहनत करी भी है, नहीं मिला है, तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत है। अगर आपको ज्यादा दिया गया है, अगर आपको कम दिया गया है, तो इन दोनों में इंसान के लिए आजमाइश है। ज्यादा देकर भी आजमाइश हो रही है, कम देकर भी आजमाइश हो रही है। लेकिन उधर कार्ल मार्क्स के जो दोनों तीनों जो आइडियोलॉजीज हैं, उनमें यह है कि नहीं, पैसा ही सब कुछ है, वो हर हाल में इंसान के पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है। तो जो भी हमारा दुनियावी काम हो, जो भी हमारा आखिरत का काम हो, कुछ भी काम हो, उसमें हमारा न्यूक्लियस होगा तौहीद। दूसरी चीज, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे पास हिस्ट्री है दूसरे आइडियोलॉजीज की, पुरानी कैसी तैसी हिस्ट्री है हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास जो हिस्ट्री है, खिलाफत की जो हिस्ट्री है, 30 ईयर इस्लामिक गोल्डन एज जिसे हम कहते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि उस वो कैसी सोसाइटी थी, कैसे इंसान थे उसके अंदर। उसमें हम तो एक ही मिसाल ले सकते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि एक औरत अपने हाथ में सोने के कंगन लेकर, हाथ में उसको उछालती हुई इस सिटी से उस सिटी तक पहुंच जाएगी, बीच में उसको कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, उससे कोई वो कंगन छीनने वाला नहीं होगा। और ये हुआ, हिस्ट्री में ये हुआ, इस तरह का दौर आया, और पूरी दुनिया ने उसको देखा। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों की अपनी, मतलब इस्लाम की अपनी हिस्ट्री है, जिसे हम खिलाफत के जो 30 ईयर्स हैं इस्लामिक गोल्डन एज का, उसको हम पूरी तरह देख सकते हैं कि उस तरह उसमें किस तरह इंसाफ था, अमन था, भाईचारगी थी, और वो सारी चीजें जो एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, किस तरह गरीबों को सपोर्ट किया जाता था, किस तरह अमीर लोग भी जिनके पास पैसा था वो घमंड में, तकब्बुर में नहीं रहते थे। तो वो सारी हिस्ट्री जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, सीरत में भी हम लोगों ने जो पढ़ी है, वो अपने जहन में लाएं, और फिर देखें कि जो हमारे जो शुरू के 30 साल हैं वो हमारी हिस्ट्री है, हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं।
ऐसी सोसाइटी चाहते हैं, तो वो आइडियल वर्ल्ड हमारा ऐसा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम यानी जस्टिस एंड पीस। इसके पीछे आप लोगों को अभी कुछ लोग ऐसे मिले हों शायद जो गुमराह करने वाले हों, या फिर अभी इन फ्यूचर मिलेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम का मतलब क्या है कि हम पूरी तरह इस्लाम का निज़ाम चाहते हैं, क्या ये है? क्या हर इंसान मुसलमान हो जाए, क्या ये है? क्या हर इंसान कुरान के कानून को मानने लग जाए है, या ये है? तो इस तरह की बहुत सारी ताबीरात, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं कि क्या मतलब होगा इसका। लेकिन ओवरऑल इस्लाम के इस्टेब्लिशमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम कहें, खासकर हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या फिर पूरी दुनिया अब जिस सोसाइटीज में तकसीम हो रखी है, मतलब जिसमें दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग भी रहते हैं, और वो लोग भी रहते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं। तो उनमें क्या है कि जस्टिस कायम हो हर हाल में। जस्टिस क्या है? मिसाल के तौर पे एक क्रिकेट मैच एक ग्राउंड के अंदर हो रहा है। एक मर्द है, एक उसकी बीवी है, एक उनका बच्चा है। तो लोग क्या कहेंगे कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो अब एक बड़ी सी दीवार है बीच में, और बड़ी दीवार के उस साइड में वो मैच चल रहा है। मर्द है, वो आराम से उस दीवार के ऊपर से मैच देख रहा है उस ग्राउंड में। औरत है, उसके लिए कम से कम 2 फीट या फिर 1.5 फीट ऊंचा कोई स्टूल होना चाहिए, कोई चेयर होनी चाहिए जिस पे चढ़कर वो आराम से मैच देख सके। और बच्चा है, उसके लिए कम से कम 4 फीट ऊंची कोई बेंच हो, ताकि वो उस पार, दीवार के उस पार में मैच देख सके, क्रिकेट का मैच जो हो रहा है। तो जो लोग इक्वेलिटी इक्वेलिटी चिल्लाते हैं, तो उनका अब मंतिक देखिए, उनका लॉजिक देखिए कि उनके हिसाब से कि भाई तीनों के लिए बराबरी ये है कि उनके लिए 3-3 फीट का या फिर 2-2 फीट का तीनों के लिए बेंच दे दी जाए या चेयर दे दी जाए। तो मर्द तो उससे ऊपर निकल गया, बच्चा उस तक पहुंच ही नहीं पाया दीवार तक फिर भी, और औरत बमुश्किल देख पा रही है उस पार। तो इस इक्वेलिटी का क्या फायदा हुआ? ये बराबरी है। लेकिन इंसाफ ये है, जस्टिस ये है, जिसे इस्लाम जस्टिस कहता है कि जिसको जितनी जरूरत है, जिसको जितनी जरूरत है, जितनी जिसको नीड है, उसको उतनी ही दिया जाए। मर्द को कोई नीड नहीं है, उसको मत दीजिए। औरत को 1.5 फीट की नीड है, तो उसको 1.5 फीट का स्टूल दीजिए। बच्चे को 4 फीट की स्टूल की जरूरत है, तो 4 फीट का स्टूल या फिर टेबल उसके लिए प्रोवाइड करे। तो इस तरह का इंसाफ इस्लाम चाहता है, वही पीस। तो इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के ऊपर इस्लाम का कानून लागू कर दे, लेकिन इस्लाम का मतलब ये होगा, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी किसी को ये फोर्स नहीं किया गया था कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुम्हें मारकर हम वरना मुसलमान कर देंगे, तुम कुरान की ही बात मानो। तो मेन बात यह है कि जस्टिस पीस, आप जिस रिलीजन से, मतलब कोई भी इंसान जिस रिलीजन के हैं उस रिलीजन के आप रहिए, उस रिलीजन को आप मानते रहें, जिस मकतबा फिक्र को आप मानते हैं उस मकतबा फिक्र को आप मानते रहें। लेकिन इंसाफ ये है, पीस ये है, सोसाइटी इस तरह चलेगी और इस तरह नहीं चलेगी, ये चीज उसमें गलत है, ये चीज उसमें सही है। तो ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर इस्लाम इस तरह चाहता है। तो इस्लाम सुपीरियर क्यों है? क्यों ये बात कही जाती है कि इस्लाम ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है? सुपीरियर इन द सेंस उसके अंदर जस्टिस, उसके अंदर पीस जो वो प्रोवाइड करता है अवाम को, अपनी सोसाइटी को, अपने अफराद को, वो दूसरी आइडियोलॉजीज के पास, दूसरे सिस्टम्स के पास नहीं है। तो पीछे जो बात आ चुकी है कि न्यूक्लियस हमारा तौहीद होगा, इसी के गिर्द हमारी पूरी जिंदगी, पूरे जिंदगी के आमाल, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी एक्शंस, वो सारी चीजें रहेंगी। और हमारे पास अपनी एक हिस्ट्री भी है 30 साल की, और जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं। और हमारा एक आइडियल वर्ल्ड भी है जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम यानी जस्टिस एंड पीस कायम करना चाहता है। हम इस सोलर सिस्टम की एक मिसाल देख सकते हैं कि ये जो बीच में है ये तौहीद है, इसके ही गिर्द हमारी फ्रीडम है, इसके ही गिर्द हमारी इकोनॉमी है, इसके ही गिर्द हमारे अफकार, ख्यालात, सोच विचार, सब कुछ इस तौहीद के बीच में, इस तौहीद के गिर्द ही घूमेंगे। ये नहीं है कि अब कार्ल मार्क्स ने क्या किया, ये सोलर सिस्टम है, चूंकि बीच में सूरज है, सन है, तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, नहीं यहाँ पर इकोनॉमी को रखते हैं, इकोनॉमी इज न्यूक्लियस, इसी से पूरी दुनिया के मसाइल, इसी से पूरे दुनिया के लोगों के मसाइल और प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं, स्पेशली मजदूरों के। उनके पास अमीरों के लिए कुछ भी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स ने जब इकोनॉमी को यहाँ रख दिया, बाकी चीजें इसी के गिर्द घूमने लगी, तो वो सोसाइटी कैसे बनेगी आप अंदाजा कर सकते हैं।
फेमिनिज्म क्या कर रहा है? फेमिनिज्म का कहना यह है कि जो न्यूक्लियस होगा वो एब्सोल्यूट फ्रीडम होगा। अब कोई सोसाइटी ऐसी हो जिसके अंदर ये बात हो कि हम एब्सोल्यूट फ्रीडम है, किसी को मारे कोई, एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब ये हुआ हर इंसान पूरी तरह मुकम्मल आजाद है, उसके ऊपर कोई किसी चीज की बंदिश नहीं है। तो सब आइडियोलॉजीज का अब जो न्यूक्लियस है उसको सोलर सिस्टम में चांद सूरज की जगह रखकर देखें और फिर देखें क्या ये सोलर सिस्टम चल पाएगा। इस सोलर सिस्टम की ही मिसाल लीजिए, अगर यहाँ पर अर्थ को रख दिया जाए सूरज की जगह पे, क्या बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो इस तरह इसके गिर्द में चक्कर लगाएंगे? या फिर सूरज का काम ये अर्थ करेगा? या नेपच्यून को हम यहाँ पे रख दें या हम कोई दूसरे ग्रह को यहाँ पर रख दें, वो सूरज का काम कर सकता है? क्या वो सारे ग्रहों पर बराबर रोशनी पहुंचा सकता है जितना सूरज पहुंचाता है? हमारी अर्थ जिसके ऊपर लाइफ है, हम इसी को देखें, अगर चांद सूरज की जगह कोई और प्लानेट वहां पर लाकर रख दिया जाए तो क्या हमारी इस अर्थ पर ये पॉसिबल है कि इस पे लाइफ बचेगी? तो इन सारी चीजों को अलग अलग जो न्यूक्लियस हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज के, उनको अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि बीच में इस सोलर सिस्टम में परफेक्ट, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा और जो होना ही चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट सूरज ही है। अगर उसकी जगह कुछ और रखेंगे तो हमारी शायद इस अर्थ पे भी लाइफ नहीं बचेगी जैसे इंसान जी रहे हैं। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि न्यूक्लियस तौहीद होना चाहिए, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला का कानून, कि जिस तरह इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया है वही इंसान को बताएगा कि किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है। इसीलिए ये बात कह सकते हैं कि इस्लाम जो आइडियोलॉजी देता है, जो नजरिया देता है, वो सुपीरियर है, क्योंकि उसके सेंटर में ये चीज मानी गई है, उसका न्यूक्लियस ये है कि अल्लाह ताला ही, ईश्वर ही, वो क्रिएटर ही है जो हमें बताएगा कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है, किस तरह नहीं गुजारनी है। और उसकी हमारे पास हिस्ट्री भी है, जब लोगों ने, जिस सोसाइटी ने ये बात मानी कि तौहीद ही सब कुछ है, उसी के गिर्द हमारी जिंदगी गुजरेगी, तो हम उनके 30 साल देख सकते हैं, गोल्डन एज है। और उसी तरह का आइडियल वर्ल्ड इस्लाम के मानने वाले लोग, मुसलमान, उसी तरह का आइडियल वर्ल्ड चाहते हैं जिसके अंदर जस्टिस हो, जिसके अंदर पीस हो, और जिसमें कभी पैसा सब कुछ बन जा रहा है, कभी एब्सोल्यूट फ्रीडम सब कुछ बन जा रहा है, कभी कुछ पावर सब कुछ बन जा रहा है। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजीज को मिलाकर देखें तो चारों तरफ लोग भग रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान अगर इस्लाम को इस वे में समझें जिसमें हकीकत में है कि हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, और इस्लाम जो आइडियोलॉजी दे रहा है कि हमारी सेंटर, हमारे न्यूक्लियस तौहीद है, इसी के गिर्द हमारी पूरी जिंदगी गुजरे, ये इस्लाम चाहता है। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें बात समझ में आई होगी। आज की क्लास इतनी ही कुछ ठीक है, और आप लोग अल्लाह मियाँ से दुआ करें, हम लोग इसी तरह काम करते रहें और अच्छे अच्छे कोर्सेज लाते रहें और इनके अंदर डीप नॉलेज इंशाल्लाह और डालेंगे। तो ठीक है, तो क्लास ख़त्म करें यहीं पे, और इंशाल्लाह फिर जल्द ही आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।